हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल इज वेल। चलो अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, और आज के इस मैथमेटिकल टूल के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल टूल का ये 5th लेक्चर है जिसमें हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा था, एंड सेकंड लेक्चर में हाउ टू स्टडी द ग्राफ्स। थर्ड लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी किया था। फाइनली फोर्थ लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन को स्टडी किया। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 11th और 12th की फिजिक्स जब भी हम करेंगे तो इनका काफी हद तक यूज होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन से पहले आपको डिफरेंशिएशन के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो हमने इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है, 4th वीडियो, लास्ट वीडियो है मैथमेटिकल टूल की, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना अगर आप इंटीग्रेशन समझेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ है, आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पर ग्राफ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बोलूं कि यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व, कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया अंडर दिस कर्व। इस कर्व के अंडर कितना एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इजीली बता सकते हैं, मान लीजिए ये एरिया है ना, एरिया अंडर द कर्व, यू कैन इजीली टेल मी। तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसके अंडर कितना एरिया है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से मान लेते हैं कि जो ये डिस्टेंस है 0 से लेकर मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर तक है, हमने जस्ट कंसीडर किया है, और यहां से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया अंडर द कर्व इसलिए आप बता सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, राइट, एक सिमेट्रिकल फॉर्म बन गई हमारे पास। तो आप इसलिए हमें बता सकते हो कि सर इसका जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। बट अगर क्या हो कि मैं आपको इस कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहूं, यहां तो हमारे पास देखिए वेरिएशंस जो हैं सेम नहीं है, हर एक पॉइंट पर अलग अलग वेरिएशन हो रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे पास वेरिएशन सेम थे, कांस्टेंट थी, ये लाइन कांस्टेंट थी ना, मींस हमारे पास इस एक्सिस में हम बढ़ रहे थे, बट वाई एक्सिस वाली जो है कोई चेंज नहीं शो कर रही थी, तो कांस्टेंट थी। बट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है वेरिएशंस है, वेरिएशंस है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया अंडर दिस कर्व। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, थोड़ी सी मुश्किल है ना। तो अब देखिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो एक तो मेथड ये है कि हम इसका एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालें, हम यहाँ पर छोटे छोटे इस टाइप से रेक्टेंगल ले लें, इस टाइप से। ये एक मेथड है स्टूडेंट्स, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने क्या क्या कर लिया, इस टाइप से हमने रेक्टेंगल्स ले लिए, और यहाँ पे जो इनकी विड्थ है ये इक्वल लेनी है, ठीक है, इक्वल विड्थ के हमने यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक मेथड है ये जिसमें हमें क्या करना है, इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका हमने क्या कर दिया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। मान लीजिए यहाँ तक है, तो एरिया इसका हमने फाइंड आउट यहाँ करना है। तो अगर ये विड्थ मान लीजिए डेल्टा एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विड्थ डेल्टा एक्स हमने कंसीडर किया, तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले एक बॉक्स का निकालेंगे एरिया, फिर दूसरे बॉक्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर थर्ड बॉक्स का, फिर फोर्थ बॉक्स का, एज इट इज हम क्या करेंगे, सभी बॉक्सेस का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और फाइनली क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, इस कर्व के अंदर कितना एरिया हो पता चल जाएगा। बट इस मेथड से क्या होगा, एरिया तो पता चल जाएगा बट एक्यूरेसी नहीं होगी, एक्यूरेसी नहीं होगी, मींस एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा हमारा। तो इस मेथड से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक्यूरेसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम रेक्टेंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर एक स्पेस बच रहा है, स्पेस बच रहा है हर एक रेक्टेंगल में। तो देखिए यहाँ पर स्पेस बच गया, इसको हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, इसका। तो जो कर्व के साथ में जो ये एरिया है ना, ये हम जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इसको तो हमने ऐड नहीं किया, ये जो एरिया बच गया स्टूडेंट्स ये, तो इसको तो हमने ऐड नहीं किया। तो मींस हमारे पास इसका एरिया तो आ जाएगा बट देयर विल बी नो एक्यूरेसी, कोई एक्यूरेसी नहीं होगी। तो अब क्या करें, तो हमारे पास दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि इंटीग्रेशन क्या है।
इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन क्या है, एक टाइप से वे कह सकते हैं। इंटीग्रेशन इज अ वे, एक तरीका है ये, ठीक है। इज अ वे टू एडिंग द स्लाइसेस, ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इनको हम स्लाइसेस बोल रहे हैं, टू गेटिंग द होल, टू गेट द होल, टू गेटिंग द होल। तो मीन्स हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, छोटे छोटे स्लाइसेस को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, पूरा जो है फंक्शन हम फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स टू गेटिंग द होल, ठीक है, पूर्णता को हम प्राप्त करने के लिए मीन्स हम क्या करते हैं, टू एडिंग द स्लाइसेस, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करते जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज द वे टू एडिंग द स्लाइसेस टू गेटिंग द होल, तो आप ये कह सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अब आप बोलेंगे सर इंटीग्रेशन करते क्या हैं, कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें क्या है कि हमें यूं जो एक एक का एरिया निकाल कर जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक एक का एरिया निकाल के ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे पास एक तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। कैसा मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एग्जाम में आ गया कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, तो 3 घंटे तो इसी में लग जाएंगे कि एक एक का कर्व का एरिया निकालोगे। और कई तो बहुत बड़े चित्रकार होते हैं, बिल्कुल इसको डायग्राम में ऐसा सजा देंगे कि पेंटर है जैसे, और फिर 1 बाय 1 सभी का एरिया निकालेंगे। तो हमें वो नहीं करना, हमारे पास एक इजी मेथड है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का हम इस्तेमाल क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट द डिफरेंशिएशन, ये इनवर्स है डिफरेंशिएशन का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, और हम लास्ट में इसके एग्जांपल भी करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या है, इट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस चीज का बहुत बेनिफिट हमें मिलेगा, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, इनवर्स है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल के तौर पे भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये इनवर्स कैसे है। तो अभी तो आपने इंटीग्रेशन सीखा नहीं है, फॉर्मूले सीखे नहीं है, तो इसलिए इसका एग्जांपल देने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो चलिए करते हैं, कोई फंक्शन है हमारे पास, y इज अ फंक्शन, तो कोई y फंक्शन है, तो हम y हमारे पास मान लीजिए fx, तो इस fx का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो जो ये s है, ये s है ना, उससे बना है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइन को, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको, इस साइन को हम बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। तो ये है इंटीग्रल। और जिसका इंटीग्रेशन करना है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड। क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड। तो इस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रैंड। और ये क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर x लिया है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो जिसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो ये है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में लेते थे ना dy by dx, तो सेम है वो dx है यहाँ पर, तो ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रल को, ये है हमारे पास इंटीग्रैंड, और dx क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x, मींस हमारा जो इंटीग्रेशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो अब देखिए हमारे पास समेशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, जो समेशन हम करते हैं ना, वो डिस्क्रीट फॉर्म के लिए जो है एप्लीकेबल है। मींस जब भी हम समेशन करेंगे, समेशन जब भी हम करते हैं, तो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, वो डिस्क्रीट फॉर्म के लिए, डिस्क्रीट फॉर्म के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रीट वैल्यूज आप बोल सकते हो, तो डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए जो है समेशन एप्लीकेबल है। बट जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो एक कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए अवेलेबल है। मींस हम सिर्फ कंटिन्यूअस फॉर्म के ऊपर ही इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो ये अंतर है इनमें, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए जो है हम अप्लाई करते हैं, और इंटीग्रेशन किसके लिए अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए। कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वहां पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए फॉर्मूलाज है हमारे पास, और इन्हीं फॉर्मूलाज के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, तो ये टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना और टाइम भी लगाना। ऐसा नहीं कि यहाँ से लेक्चर देखा और आपने पढ़कर छोड़ दिया, सोचा कि सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता है। इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 घंटा यहाँ पे पढ़िएगा, 1 घंटा आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर रिजल्ट देखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे, आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो देखिए कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास कुछ यहाँ पर। तो अब देखिए फॉर्मूलेज में क्या है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास x रेज टू पावर n dx, तो इसका हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x
देखिए इसमें क्या है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते तो उसमें क्या करते थे, पावर को पहले मल्टीप्लाई में लेके आते थे और फिर जो पावर है उसमें से एक क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हम क्या करेंगे इसमें पहले पावर में एक ऐड करते हैं, तो हमारे पास नई पावर क्या बन गई, x रेज़ टू पावर n+1 न्यू पावर बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, न्यू पावर से डिवाइड करेंगे, तो न्यू पावर क्या है यहाँ पर n+1, क्या है स्टूडेंट्स, n+1। तो जस्ट अपोजिट है ये, डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लाई में करते थे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, वहां पे मल्टीप्लाई में, तो जस्ट अपोजिट हुआ। दूसरी बात क्या है कि डिफरेंशिएशन में हम पावर में से सब्ट्रैक्ट करते थे, बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो दूसरा अंतर ये है। तीसरी बात यह है कि डिफरेंशिएशन में हम पावर को सब्ट्रैक्ट करने से पहले जो हम मल्टीप्लाई में लेकर आते थे, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पावर को ऐड करने के बाद डिवाइड में लेके आ रहे हैं, तो ये डिफरेंस आप समझिएगा, जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो n है वो क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूले में क्या है कि n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 होगी तो इसके लिए जो रिजल्ट है दूसरा बन जाएगा, ठीक है। ये कैसे ओपन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अगर -1 है। तो पहले इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, सपोज x रेज़ टू पावर 5 dx, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इस लेक्चर को देखते देखते साथ में आप कॉपियां भी रखें, ठीक है, कॉपी पेन रखिए, ताकि जब भी मैं आपको बोर्ड पर करूं पहले फॉर्मूला करवाऊंगा फिर एग्जांपल करवाऊंगा, तो आप उसको जो है खुद अप्लाई करके देखिए और आंसर को मैच कीजिएगा। तो एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर देखिए कोई y है और इसको हमें सोल्व करना है, इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, y इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो कैसे सोल्व करेंगे, पावर में क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, न्यू पावर से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड करते हैं। तो क्या कर दिया हमने इसको, x रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाय 6, ठीक है, x रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाय 6। तो ये इसका क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, प्लस में एक हम कांस्टेंट भी यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूलाज करवाने के बाद बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसके साथ में हमें कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए y इज टू 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर dx, इस टाइप की फॉर्म आपको गिवन है और कहा जाए कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू। तो y का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करते हैं, x रेज़ टू पावर 1 बाय x स्क्वायर है ना, तो डिनोमिनेटर से हम किस में ले आए, न्यूमरेटर में ले आए, न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी, तो x रेज़ टू पावर -2 हो गई। तो अब देखिए, अब इसको सोल्व करना इजी है, बिल्कुल इजी है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 1 पावर ऐड कर देंगे और न्यू पावर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो न्यू पावर से हमने स्टूडेंट्स क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया। तो आंसर क्या आया, x रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय -1, है ना, तो यही आ गया। तो इसको एग्जैक्टली लिखोगे तो -1 डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 1, तो ये इसका आंसर आ गया इंटीग्रल का। तो इसको कर लोगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए x स्क्वायर dx, इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल इजी है, पावर में एक ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, x³ डिवाइड बाय 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको जो है कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ये हमने 3 एग्जांपल लेके इस फॉर्मूले को सोल्व किया, और यहाँ पर देखिए हमने जो n की वैल्यू -1 कहीं पर नहीं ली। तो अब क्वेश्चन है कि -1 हो तो क्या हो जाएगा। तो उस केस में मैं यहीं पे आपको करवा देता हूँ, अलग से नहीं करवाऊंगा, ताकि डाउट भी क्लियर हो जाए कि -1 होगा तो उस केस में क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कि अगर -1 है स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर इफ xn dx, ये ओपन होगा कब, अगर n की वैल्यू क्या है, -1 है, तो किस में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम n की जगह क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो ये किस में ओपन होगा, लोगरिथम x में, तो इसमें ओपन होगा। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, x रेज़ टू पावर -1 ये तो ये किस में ओपन हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। अगर n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -1 है, तो उस केस में फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इस मेथड से नहीं करेंगे इसको, समझ में आया, फिर हम इसको इस मेथड से नहीं करेंगे। तो अब आप सोच रहे होगे सर कि ये -1 क्यों नहीं है वैल्यू। तो देखिए अगर -1 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे n की वैल्यू, तो यहाँ पर -1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 0, बट डिवाइड में पुट करोगे तो -1 + 1, तो फॉर्म कौन सी बन गई,
x रेज टू पावर 0 डिवाइड बाय 0 यानी 1/0 के फॉर्म। तो इनफाइनाइट आ गया ना रिजल्ट, तो हमारा इनफाइनाइट आ गया, तो इसलिए हम वैल्यू जो है n इक्वल टू -1 नहीं लेते, तो हमारा आंसर तो गलत आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो -1 नहीं लेना है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं कि सेकंड फॉर्मूला क्या है, u इंटू v के फॉर्म में हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है u और v, दोनों x के फंक्शन हैं, तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास u और v दोनों ही फंक्शन किसके हैं, आर फंक्शन ऑफ x, किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है ये, ठीक है। ये फंक्शन तो आप समझ रहे होगे ना कि फंक्शन क्या होते हैं। मान लीजिए u तो किसके इक्वल है, x स्क्वायर के, v किसके इक्वल है, x क्यूब के, तो दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, तो u भी फंक्शन है किसका, x का, v भी फंक्शन है x का, ठीक है। तो हमने ले लिया कि u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, तो हमारे पास इंटीग्रल ये है u प्लस v, इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे डिफरेंशिएशन में किया था, सेपरेटली अप्लाई कर दो, बिल्कुल इजी सा है। हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन u का इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेंड के साथ, फिर v के साथ, तो दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, जस्ट दोनों का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। दोनों के बीच में क्या है, एडिशन का है, साइन टू सिंबल एडिशन का हो जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो देखिए एग्जांपल इसी से हम ले लेते हैं कि मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो ये है, तो अभी मैं कांस्टेंट को रहने देता हूँ, अभी फॉर्मूला करवाया नहीं, मैं यहाँ पर x क्यूब भी लिख देता हूँ, फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला आपको यही करवा दूंगा मैं। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस एक्स क्यूब, तो dx मींस विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड करते हैं, न्यू पावर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, सेम पावर में एक ऐड करो, न्यू पावर से क्या करो, डिवाइड करो, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका रिजल्ट आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 और x रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट इसको हमें क्या कर देना, सेपरेट कर देना है, अलग अलग का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए अगर साइन यहाँ पर प्लस का ना हो करके किसका साइन हो, माइनस का साइन हो, तो भी क्या होगा, तो भी फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, u dx माइनस v dx, जस्ट सेपरेट कर दो इनको, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं, इसी को हम ले लेते हैं, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सेपरेट कर देते हैं इनको, तो एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस एक्स क्यूब इंटू dx, तो दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। इसमें क्या करो, 1 पावर ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड कर दो, माइनस 1 पावर ऐड करो, नई पावर से डिवाइड कर दो, सर अब तो आ ही गया है ना, अब तो बहुत से बच्चे कर भी लेंगे, तो बिल्कुल इजी है। तो माइनस यहाँ पर क्या करते हैं, 4 प्लस 4, सॉरी डिवाइड में 4 एंड प्लस 3, तो ये इसका आंसर आ गया। जस्ट आपको क्या करना था, सेपरेट करना और साइन देख लीजिएगा, प्लस का है या माइनस का। तो जस्ट ये फॉर्मूला था, बहुत ही आसान फॉर्मूला था, इसमें ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो जैसे अलजेब्रा में हम यूज कर रहे थे ना, तो कुछ वैसा ही फॉर्मूला है ये, जैसे हम अलजेब्रा में यूज करते हैं सेपरेट करने का। तो अब देखिए हमारे पास मान लीजिए मल्टीप्लाई में कांस्टेंट हो, कांस्टेंट टर्म हो हमारे पास, तो अब क्या करें, अगर कांस्टेंट टर्म हो तो अब क्या करें, तो देखते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसका भी सॉल्यूशन होएगा, ऐसी बात तो नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है। तो अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म हमारे पास, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है कि इफ देयर इज अ कांस्टेंट टर्म, तो c into u dx, तो u क्या है, फंक्शन है x का अगेन। तो अब इस फॉर्म में है हमारे पास, c क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, तो c यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं, c इज अ कांस्टेंट। तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो सकता है, 2x हो सकता है, 2 वैल्यू हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 या -1 -2 जो भी है, कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन पहले जो कांस्टेंट है ना उसको इंटीग्रल से बाहर निकाल लीजिए, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया, मींस इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा, जो फंक्शन है x का उसी का इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। एग्जांपल हम कर लेते हैं इसका, तो एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इस फॉर्म में है, तो अब क्या है, 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है ना, तो 2 को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रल से हमने इसको बाहर निकाल लिया, अब इंटीग्रेशन किसका होगा, इसका होगा। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 में एक ऐड करेंगे
और न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट टर्म। तो अब देखिए 2 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट टर्म, तो ये इसका आंसर आ गया जस्ट। तो फॉर्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू u इंटू वी dx। तो अगर इस फॉर्म में हो u और v क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो इसका जो है इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस भी इस फॉर्मूले पर ज्यादा करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर u एज इट इज लेंगे, v का इंटीग्रेशन माइनस साइन। अब देखिए इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किस फंक्शन का, जो हमने एज इट इज लिया था उस फंक्शन का हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, इनटू में इंटीग्रेशन किस फंक्शन का, v का, ठीक है। तो v dx। तो अब देखिए इस टोटल का हम क्या लेंगे, इस टोटल टर्म का अगेन इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसको मैं करके बता देता हूँ। तो एक एग्जांपल में यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा कि u को एज इट इज रखना है, सेकंड टर्म जो v है उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और फिर हमने जो फर्स्ट टर्म एज इट इज रखे थे उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, और फिर ओवरऑल का इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेट होगा ना आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू, हम एग्जांपल ले लेते हैं, x इंटू साइन x dx। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो टर्म हमारे पास, ये u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो दो टर्म है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, जस्ट कोई दिक्कत नहीं है। तो u को हम एज इट इज रखते हैं, तो यानी x को तो एज इट इज रखेंगे। अब देखिए v का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारे पास, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अब साइन इंटीग्रल, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका, u का, u क्या है यहाँ पर x, तो इसका हम क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो अब देखिए इंटीग्रेशन किसका, v का, v क्या है यहाँ पर साइन x है, तो साइन x इंटू dx, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, और फिर ओवरऑल का क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x। मैं फॉर्मूले बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, अभी मैंने करवाई नहीं है। तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x माइनस। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब देखिए इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस कोस x, क्या आ गई, माइनस कोस x। अब इस टोटल का भी क्या है, इंटीग्रेशन, इस टोटल का हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब देखिए वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देता हूँ, माइनस x इंटू कोस x। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका, कोस x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब देखिए टोटल हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस x कोस x प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, साइन x प्लस से कांस्टेंट हम ले लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट आ गया। तो इसको आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। तो एक दो न्यूमेरिकल है, और आप एग्जांपल ले लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। एक दो और हम कर लेते हैं यहाँ पर कि कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको, ताकि ये फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करना आ जाए। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और देखते हैं कैसे करते हैं इसको। फॉर्मूला बस ध्यान में रखिएगा। तो मान लेते हैं कि x हमारे पास है यहाँ पर x स्क्वायर कोस x dx। तो इंटीग्रेशन सोल्व करना, तो इसको तो u मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए, तो u को एज इट इज रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। v का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन v क्या है, कोस dx माइनस है, डेरिवेटिव किसका करेंगे, u का, तो u क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर x स्क्वायर। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, v का, तो v की वैल्यू क्या है, cos x dx। सर ये तो बहुत ही बड़ा डेरिवेशन टाइप में हो गया है ना, तो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे, 2-3 एग्जांपल और प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो x स्क्वायर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, sin x होता है, क्या होता है, sin x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, और sin cos x का फिर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, sin x, क्या आएगा, sin x इंटू dx। तो अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से हमारे पास किस टर्म में आ गया, u इंटू वी वाले टर्म में आ गया ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल के, और
हमारे पास फॉर्मूला बन गया x इंटू साइन एक्स। तो जो ये हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था वो इसी का था ना, x डॉट साइन एक्स का, तो उससे आप दोबारा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपसे। ये हमने सोल्व किया जस्ट लास्ट एग्जांपल इसी के लिए हमने सोल्व किया था, तो यही दिया था x डॉट साइन एक्स का, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे ये हमें अप्लाई करना है u इंटू v वाला फॉर्मूला। तो अब देखिए, अब हम ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाते हैं। मान लो ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, मींस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो हम क्या करें, साइन फंक्शन है, कोस है, इनके टर्म में हो, टेंजेंट के टर्म में हो, सेकेंड के टर्म में हो, तो इनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले हमारे पास फंक्शन है साइन का, किसका है स्टूडेंट, साइन एक्स। तो साइन एक्स dx, तो इस टाइप से हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो सर तो ट्रिग्नोमेट्री तो फिर से आ गई 10th में, मुश्किल से पिछला सुझाता है। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका होता है स्टूडेंट्स cos x, किसकी टर्म में होगा, cos x की टर्म में, और माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा, तो माइनस cos x। अब मान लीजिए y इज इक्वल टू यहाँ पर हो साइन nx, साइन nx dx। अब n क्या है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो भी आपने पढ़ा होगा, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, तो यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन cos nx माइनस cos nx। अब डिवाइड में क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट्स, किसका, जो ये वैल्यू है nx, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करने से क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, cos nx डिवाइड बाय n, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट किस में ओपन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस cos nx डिवाइड बाय n, ठीक है। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल है हमारे पास तो कांस्टेंट लगाना है, वो अंडरस्टूड बात है। अगर इंडेफिनिट है, अगर लिमिट दे रखें तो डेफिनेट हो जाएगा, उस केस में नहीं लगाते, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका यूज नहीं कर रहा कांस्टेंट, तो अंडरस्टूड है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल हम ले रहे हैं। तो अब देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने साइन लिया था, अगर cos x का इंटीग्रेशन करना हो तो उस केस में कैसे करेंगे, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, क्या हो जाएगा, sin x। तो sin x का किसकी टर्म में होगा, माइनस cos x का किसकी टर्म में हो जाएगा, sin x में। अब माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए अगर y इज इक्वल टू cos की टर्म में है, तो cos nx अगर ये हो तो क्या होगा, सेम हो जाएगा, sin nx डिवाइड बाय n। तो इसका इसमें यानी जो n है यहाँ पर उससे डिवाइड करवा देंगे, यहाँ पर n था उससे डिवाइड करवा दिया था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है सेकेंड स्क्वायर x इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, 10x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या था, सेकेंड स्क्वायर x, तो यहाँ पर उल्टा है ना, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर n है तो सिमिलरली n से डिवाइड करवा देंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, मान लीजिए सेकेंड x इंटू 10x dx, इस टाइप से टर्म है हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड x, क्या हो जाएगा, सेकेंड x। तो जस्ट ऑपोजिट तभी तो बोल रहे हैं क्योंकि सेकेंड x का डिफरेंशिएशन क्या था, सेकेंड x टेंजेंट x, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन है सेकेंड x टेंजेंट x का, क्या, सेकेंड x। तो अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कोसिकेंट x इंटू कोट x। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कोसिकेंट x, क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट x। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x, ये किसमें ओपन हो जाएगा, माइनस कोट x में। कोट x का क्या होता था, कोसिकेंट स्क्वायर x होता था, और कोसिकेंट कोट x का क्या होता था, ये यहाँ पर कोसिकेंट का हम डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता था, कोसिकेंट x इंटू टेंजेंट x। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे हमारे पास, तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी कर लिए। तो अब हमारे पास एक दो फॉर्म ऐसी है जो इनसे अलग है, तो वो फॉर्म नोट कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके, ठीक है। बस कुछ डिफरेंट फॉर्म है, तो उन फॉर्म्स के हम फॉर्मूलाज और नोट डाउन करवा देते हैं, फिर हम एग्जांपल्स लेंगे और आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स आगे करेंगे। तो देखिए फॉर्मूलाज कौन कौन से बचते हैं हमारे पास। तो अगर हमारे पास मान लीजिए इस फॉर्म में हो ax प्लस b रेज टू पावर n, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो a और b क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रल ओपन करेंगे, पावर में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, न्यू पावर से क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे, क्या कर देंगे डिवाइड। अब देखिए डिवाइड में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा किसका, ax प्लस b का। फिर दोबारा पावर नहीं लिखनी, पावर को तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, ax प्लस b, ये तो एज इट इज आएगा n+1 से डिवाइड किया था, ये भी एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, a आएगा, क्या आएगा a। तो आप बोलोगे कि सर a कैसे आएगा, तो देखिए डिफरेंशिएशन सेपरेट करेंगे ना, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो b तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसके साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। तो जिस बच्चे ने डिफरेंशिएशन का लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन गया ax प्लस b n+1 इंटू a इंटू n+1। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, इस फॉर्मूले के साथ इसको ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है y अगर हमारे पास a डिवाइड बाय ax प्लस b इंटू dx इस फॉर्म में हो, इसका मतलब क्या है कि ax प्लस b है, ऊपर इसके न्यूमरेटर में अगर इसका डिफरेंशिएशन हो तो ax का प्लस b का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, a तो आएगा। तो इसका मतलब ये है इस टाइप से फॉर्मूला, और जो नीचे टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो, अवेलेबल हो, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा लोगरिथम ax प्लस b। तो मेन से ये किसके टर्म में आ जाएगा, log के टर्म में आ जाएगा ये। अब आप बोलोगे सब log के टर्म में कैसे आएगा, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल को 1 डिवाइड बाय ax प्लस b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने कहा था कि पावर क्या है, -1 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 1 है, न्यूमरेटर में जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो -1 के लिए हमने क्या बताया था, अगर माइनस में होना पावर तो किस टर्म में आएगा, इस टर्म में रिजल्ट आएगा हमारा लोगरिथम के टर्म में। और डिवाइड में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेंगे किस टर्म का, ax प्लस b का, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो अब देखिए a इंटू लोगरिथम ax प्लस b, नीचे इसका डेरिवेटिव लोगे ax प्लस b का तो क्या आएगा, a ही तो आएगा, a से क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a कैंसिल। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, लोगरिथम ax प्लस b। इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट्स ये हम यहाँ पर लगा दिए, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको ऐसे सोल्व करना है, तो अब तो समझ गए होंगे कि कैसे सोल्व करना है। अब देखिए डिफरेंशिएशन को आपने थोड़ा सा पढ़ दिया है, इंटीग्रेशन को भी पढ़ दिया है। हमने बात की थी कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर जस्ट ऑपोजिट, क्या है, अपोजिट है ये। तो इस बात को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि ये ऑपोजिट है। तो अब देखिए मान लीजिए अपोजिट होने का मतलब ये है, यहाँ पर कोई मैं फंक्शन लूं और उस फंक्शन के ऊपर पहले मैं डिफरेंशिएशन करता हूं उसका, और आफ्टर दैट मैं इंटीग्रेशन करता हूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वो सेम फंक्शन वैसा ही मिलना चाहिए अगर अपोजिट है तो। इसका यही मतलब हुआ ना, मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, उस सर्कल को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, और फिर सभी टुकड़ों को जोड़ूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, वापस सर्कल मिल जाएगा, है ना। जोड़ना, और पहले तो हम उसको क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे और फिर ऐड कर रहे थे, तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। तो अब देखिए वैसे ही यहाँ पर मान लीजिए कोई फंक्शन है y = x², कोई फंक्शन है मेरे पास, x का फंक्शन है y यहाँ पर। तो अब पहले आप क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy/dx कर दें, तो डिफरेंशिएशन करेंगे आप इसका तो क्या होएगा, x² का डिफरेंशिएशन, पावर आगे लेकर आते हैं और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यही तो था ना, यानी हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, dy/dx का 2x आ गया, क्या आ गया 2x। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इस टर्म का दोबारा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख देते हैं, dy = 2x, इस dx को मैं उस साइड ले जाता हूं तो मल्टीप्लाई में dx। तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन को, दोनों ही साइड इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर y की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करो, तो y की पावर 0 है तो पावर में एक ऐड करेंगे और नई पावर से डिवाइड कर देंगे, तो इसका तो इंटीग्रेशन ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, पावर 1 है और नई पावर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो देखिए इस साइड क्या आ गया y, और इस साइड क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x², क्या गया, x²। तो देखिए हम कहां से चले थे, इस फंक्शन से चले थे और कहां पहुंच गए,
इस फंक्शन तक पहुंच गए, वापस इसी पर आ गए, तो जस्ट अपोजिट है इसका मतलब, है ना। तो देखिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर से चले थे और x इक्वल टू वाई स्क्वायर पर वापस पहुंच गए हम। तो क्या हुआ कि हम वापस इसी फंक्शन तक पहुंच गए, यानी यहां से चले थे वापस हम यहीं तक पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर लेते हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर लेते हैं कि हम कांस्टेंट का यूज क्यों करते हैं, कांस्टेंट का यूज क्यों करते हैं। बार बार हम से लिख रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल के लिए, इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि हमने कोई टर्म ली, मान लो हमने कोई टर्म ले ली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस टर्म का हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया 2x, क्या आया इसका डिफरेंशिएशन 2x आया। अब देखिए एक और फंक्शन मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अगेन 2x आएगा। एक और मैं टर्म ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वो भी तो 2x आएगा। तो अब देखिए तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेम फंक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब ये तो आपको आना ही चाहिए ना कि इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे हुआ, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब इस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, पहले वाला फंक्शन एज इट इज मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या होएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये फंक्शन मुझे एज इट इज मिल गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस केस में फंक्शन मुझे एज इट इज मिल गया। अब देखिए इसका आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर। तो क्या ये रिजल्ट मुझे एज इट इज मिला। अब मैथ करके देखिए, यहां पर मैं एक्स स्क्वायर मिला, यहां पर फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म जो माइनस 2 थी वो यहां से गायब है, इंटीग्रेशन के बाद गायब हो गई ना, मैच नहीं किया। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोबारा, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2, तो यहां से भी रिजल्ट क्या मिला मुझे 2x, यहां से भी रिजल्ट क्या मिला एक्स स्क्वायर, बट यहां पर रिजल्ट क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहां से क्या मिसिंग है 4, यहां से क्या मिसिंग था -2। तो अब देखिए रिजल्ट तो मैच नहीं किया, इसलिए हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट c का यूज करते हैं। तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, कांस्टेंट c का, इसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर c की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पर क्या है +4। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, हम कांस्टेंट का यूज करते हैं क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास क्या था, यहाँ पर मिसिंग था, ठीक है। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस केस में -2 है, इस केस में +4 है। तो अब देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रल, इसलिए इंडेफिनेट बोलते हैं इसको यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है, तो हमें सी ऐड करना पड़ा था, तो इसलिए इंडेफिनेट है हमारे पास ये। तो दूसरा क्या अंतर है इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल में। अब देखिए अगर हमारे पास लिमिट गिवन है तो उस केस में हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ग्राफ था हमारे पास, इस टाइप का ग्राफ है, तो अगर आपको ये गिवन है कि आपको एरिया अंडर द कर्व a से लेकर b तक फाइंड आउट करना है इस फंक्शन के लिए, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। एग्जांपल मान लेता हूं डेफिनेट इंटीग्रल के, y इज इक्वल टू, अगर आपको बोल दे 0 से लेकर π/2 तक इस फंक्शन का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या बताएगा, एरिया अंडर द कर्व बताएगा। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको कहां से कहां तक करना है, 0 से π/2 हमने फिक्स कर दिया ना, तो ये कैसा इंटीग्रल हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल। कैसा इंटीग्रल हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा ये, ठीक है, इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। अगर फंक्शन ऐसे हो गिवन sin x dx, लिमिट्स गिवन नहीं है तो इंडेफिनेट इंटीग्रल है, हमें क्या पता कहां से कहां तक करना है ना, तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे इसको बोलेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो ये डिफरेंस इनमें, अगर लिमिट गिवन है तो डेफिनेट इंटीग्रल, अगर लिमिट गिवन नहीं है तो इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो अब देखिए हमारे पास एक और है इंटीग्रेशन का, एक और तरीका था मेथड
ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम कोई वैल्यू लेंगे, सब्स्टिट्यूट लेंगे, उससे हम सोल्व करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमने जो फॉर्मूलाज किए हैं उनसे काम नहीं चलता है। एग्जांपल मैं दे देता हूं, इसको हम सोल्व करेंगे। सीकेंट रेज़ टू पावर 4x इनटू टेंजेंट x dx। आपको कह दिया जाए कि इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है। आप में से तो बहुत ने कर भी दिया होगा, इसका आंसर क्या निकाला होगा है भाई, सेकेंड एक्स निकाल दिया होगा। बट यहाँ पर क्या है कि सेकेंड रेज़ टू पावर 4 है ना। अगर सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स होता तो आप इजीली कर सकते थे सेकेंड एक्स, बट यहाँ पर क्या है, पावर में 4 है, तो ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं। अब पढ़ा नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मींस हम कुछ सब्स्टिट्यूट लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट सेकेंड x इक्वल टू z। आप मान लेते हैं कि सेकेंड x क्या है, z के इक्वल है। तो देखिए अब सेकेंड x को हम z की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है। तो ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, z की फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन है जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब देखिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। तो इस साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, इस साइड क्या आ जाएगा, dz। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड x टेंजेंट x, यही होता है, यही होता ना, इनटू dx dz। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए। तो dx की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, dz, इसको डिवाइड में ले आओ, सेकेंड x इनटू टेंजेंट x। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, dz की। सेकेंड की x की वैल्यू क्या है, z। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मैं सेकेंड x की जगह क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे, और dx की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखिए पुट कर दो इन रिजल्ट्स को। तो सेकेंड की जगह क्या वैल्यू है, z लिख दें, पावर क्या हो जाएगी 4 इनटू टेंजेंट x, क्या हो जाएगा, टेंजेंट x। dx की वैल्यू और पुट कर देते हैं, dz वैल्यू आ गई सेकेंड x इनटू टेंजेंट x, क्या वैल्यू आ गई, सेकेंड x इनटू टेंजेंट x। तो देखिए टेंजेंट x से क्या कैंसिल, टेंजेंट x। तो रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, z रेज़ टू पावर 4। अब ये सेकेंड x है, इसको मैं z लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले मान रखा है कि ये z के इक्वल है। तो अब देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये बच गया z क्यूब के इक्वल। तो ये हमारा इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया, इंटीग्रल इस फॉर्म में चेंज हो गया, इस फॉर्म से इस फॉर्म से। अब ये किस में चेंज हो गया, इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखिए आसान बन गया, पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या कर दिया, इसको आसान बना दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। पावर में क्या करो, एक ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो, प्लस कांस्टेंट। तो y इक्वल टू z रेज़ टू पावर 4 प्लस 4। z की रिजल्ट क्या है, z किसके इक्वल है, सेकेंड। तो ये क्या हो गया, सेकेंड रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 3। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये कौन सा मेथड था, मेथड था ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट कर देते हैं किसी अनदर वैल्यू के इक्वल। तो इंटीग्रल को हम उसके फॉर्म में ही चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज मोस्टली सारे जितने फॉर्मूलाज यूज होने हमारे 11th 12th में, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स से हमने क्या कर दिया, सभी फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया है। तो इतने मोर देन सफिशिएंट होंगे अगर आप कर लेते हैं। इनको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, कुछ एक प्रैक्टिस में अभी आपको और करवा देता हूँ। तो ये मोर देन सफिशिएंट है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको थ्योरी के अंदर 100% गारंटेड है, श्योर है कि किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटीग्रेशन से रिलेटेड। हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया है, कुछ एक फॉर्मूलेज यूज होने हैं, बाकी यूज नहीं होंगे। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आप क्या कर पाओ, इनको यूज कर पाओ, थ्योरी के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन दोनों को अच्छे से कर लेना, ताकि थ्योरी में आपको बार बार दिक्कत ना आए, बार बार डाउट ना हो कि इंटीग्रेशन कैसे कर दिया, डिफरेंशिएशन कैसे कर दिया, क्योंकि बहुत यूज होना है इनका। 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत सारे एग्जांपल हमने यहाँ पर बोर्ड पर कर भी लिए हैं, कुछ एक एग्जांपल और हैं एज ए प्रैक्टिस में आपको करवा देता हूँ कि आपको कैसे सोल्व करना है। वही कार्ड्स के हेल्प लूंगा मैं, ये कार्ड से मैं आपको वैल्यूज दिखाऊंगा और फाइनली आपको जो है सोल्व करना है। तो कार्ड दिखाऊंगा मैं, इसके ऊपर जो है मेंशन है हमारे पास x रेज़ टू पावर 5। तो पहला कार्ड क्या है, x रेज़ टू पावर 5 है। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था एज इट इज हम इसमें प्रैक्टिस करें। तो y किसके इक्वल है,
x रेज़ टू पावर 5 dx। इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, ठीक है, और फटाफट सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे? पावर में एक ऐड कर दें, नहीं पावर से डिवाइड कर दें, और कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? x रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाय 6। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पाई क्यूब। क्या है? पाई क्यूब है हमारे पास। तो अब देखिए पाई क्यूब है तो हमारे पास इंटीग्रल किस फॉर्म में है? पाई क्यूब dx। तो इस फॉर्म में इंटीग्रल है हमारे पास। तो अब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में सॉरी इंटीग्रल में क्या हो गया? dx बचेगा। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं ना, इंटू dx। तो अब इसके ऊपर इंटीग्रल है, इसको ओपन कीजिए, तो पावर में एक ऐड कीजिए, नहीं पावर से डिवाइड कीजिए, प्लस कांस्टेंट। तो रिजल्ट क्या रहेगा इसका? पाई क्यूब x प्लस c। तो ये इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन है, ठीक है। पाई क्यूब x प्लस c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है। और ये क्यों लगाया जाता है हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्यों लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका जो है डाउट भी रहा होगा। हमने हालांकि सोल्व कर लिया है इसको, तो मैं इसको दोबारा सोल्व नहीं करवाऊंगा। ये कार्ड है जो इस पर लिखा हुआ है x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। तो हमने लेक्चर के दौरान सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखिए 2020 अगेन आ गया हमारे पास कार्ड। ये 2020 कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का कैसे आएगा इंटीग्रेशन? अभी हमने किया है। मान लीजिए 2020 है यहाँ पर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट को हम क्या लेंगे? इंटीग्रल से बाहर लेंगे, इंटीग्रल में क्या बचा? dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2020, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। ये कर लोगे इसको। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल के टर्म में है, एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर क्या है हमारे पास? e ax। तो देखिए हमारे पास इंटीग्रल क्या है? एक्सपोनेंशियल के टर्म में है और इस फॉर्म में है। तो इसको कैसे सोल्व करना है? इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? पहले इसको एज इट इज रखते हैं। क्या रखते हैं? एज इट इज रखते हैं। डिवाइड में डिफरेंशिएशन किसका? जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है इसका, ठीक है। तो डिवाइड में हम इसका क्या करते हैं? डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? e ax डिवाइड बाय a प्लस c। तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन करते थे तो मल्टीप्लाई में लिखते थे, और हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिवाइड में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 4x² क्या वैल्यू है? 4x²। तो देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 4x², और किसके रिस्पेक्ट में है? इंटीग्रल dx, यानी x के रिस्पेक्ट में है। तो देखिए 4 और t ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, इंटीग्रल से बाहर, इंटीग्रल में क्या बचा? x² dx। अब तो सोल्व कर लोगे इसको। पावर में क्या करो? एक ऐड कर दो, न्यू पावर से डिवाइड कर दो, प्लस में कांस्टेंट। तो ये इसका हमारे पास क्या गया? रिजल्ट आ गया ये 4t इंटू x³ डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट c। तो नेक्स्ट है हमारे पास x² इंटू g इंटू f। तो अब देखिए इसको कैसे करना है? इट इज है जैसे अभी ये सोल्व किया वैसे ही करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x² इंटू g इंटू f विद रिस्पेक्ट टू करना है x के। तो अब देखिए g इंटू f ये क्या है? कांस्टेंट माना जाएगा, और इंटीग्रल से बाहर रख लेते हैं। तो g इंटू एफ, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? न्यू पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कर लोगे? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? दिक्कत तो नहीं आ रही किसी टाइप की? एक बार आप इससे जो है इंट्रोड्यूस हुए हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो जो है ये प्रॉब्लम भी आसान लगने लग जाएगी, है ना। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो बार बार आप इनको प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो जो है आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी। आप देखकर ही इनको बता दोगे कि इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या करना है हमें, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखकर ही इनको बता दोगे जस्ट। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ये, जैसे डिफरेंशिएशन में हुआ था, बट लेंथी किस लिए है इसका रीजन आपको पता होगा। हम यहाँ पे एग्जांपल्स ज्यादा कर रहे हैं और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लेक्चर लेंथी होगा, बट यहाँ पर हमारा जो इसकी आउटपुट आएगी वो अच्छी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास a cos थीटा, किसके फॉर्म में है? a cos थीटा के फॉर्म में है। तो हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू a cos थीटा। अगर मान लो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो x है, तो इसको क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। तो इंटीग्रल में अकेला dx बच जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इनटू x प्लस कांस्टेंट। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर आ गया a cos थीटा इनटू x प्लस c। अगर मान लीजिए ये इस फॉर्म में होता
ए कोस थीटा, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना होता, फिर हम इंटीग्रल से बाहर किसको लेते, सिर्फ ए को लेते, कोस थीटा को नहीं लेते, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो करना ही है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है क्या है, साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ले लेते, तो उस केस में ये हो जाता। तो इसको कर लोगे। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास है टेंजेंट 5x, क्या है, टेंजेंट 5x। तो देखिए यहाँ पर टेंजेंट 5x का, तो टेंजेंट का तो हमने रिजल्ट नहीं किया था। ये ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए सेकेंड स्क्वायर 5x dx, तो इसका इंटीग्रल करना है आपको, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा टेंजेंट 5x डिवाइड बाय 5 प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करोगे, ऐसे आप सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है साइन 3x, क्या है, साइन 3x, साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना इजी है, करो सोल्व। कैसे हो जाएगा, माइनस कोस में आएगा ना, साइन का किस में था, माइनस कोस में, डिवाइड करेंगे एन, एन क्या है यहाँ पर 3, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, माइनस कोस 3x डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट है 1 डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 4। तो अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करना है, थोड़ा सा और संयम बनाए रखिए, बस 5 मिनट का, क्वेश्चंस बहुत हो गए हैं प्रैक्टिस, तो 1-2 क्वेश्चन और रहता है, और कर लेते हैं। आफ्टर दैट देखिए, अब तो शायद आ ही गया होगा इसमें प्रैक्टिस करने के बाद। तो देखिए y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 4, ये है इंटीग्रल। तो इसको कैसे सोल्व करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, हमारे पास ये इंटीग्रल बन गया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, पावर में क्या करो, एक ऐड कर दो, नई पावर से क्या करो, डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट c। तो अब देखिए x रेज़ टू पावर -3 डिवाइड बाय -3 प्लस c, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, -3 डिवाइड बाय x रेज़ टू पावर 3 प्लस c, तो ये इसका आंसर आ गया। कर लोगे, है ना, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आए, पावर में एक ऐड किया, नई पावर से डिवाइड किया, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। तो आज के लिए इतना ही, इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, विद प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पे किया है, काफी क्वेश्चन भी कर लिए, तो इतना आप कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा, फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस लेक्चर को थोड़ा सा आप करते हुए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उस प्रैक्टिस हमने यहाँ पे करवा दी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।